थोड़ा सा था कि आपके गार्ड शार्ड थे वहाँ पे, वो क्लैशनकॉफ लेके बाहर आ गए और हम जो है वो ज़रा था कि भाई ये अब और आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। मतलब अंदर गए, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ ये पाकिस्तान में नहीं है, हम एक बिल्कुल एक आप कहने के नेदरलैंड्स या एक फॉरेन कंट्री में हम आ गए हैं। और वो जो प्लांट्स का एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, वो मुझे आज तक याद है कि जिस तरह से वो पहला वो एंट्री थी, क्योंकि हम इससे पहले मैं वो नर्सरीज वगैरह में तो हमने देखा हुआ था छोटे मोटे जो आपके टनल्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रीन हाउस का मेरा पहला वो एक्सपीरियंस था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान नवाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब, बनो मुख्तार फार्म्स के जनरल मैनेजर। आज हम नाजरीन जानेंगे कि बनो मुख्तार फार्म्स किस तरह फार्मिंग के अंदर आए, और इससे पहले क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है बनो मुख्तार, कंस्ट्रक्शन से फार्मिंग के अंदर आने की इनकी स्टोरी, इनकी मोटिवेशन क्या थी, और इस वक्त मार्केट के अंदर जो जीवन गार्लिक के अंदर लीड कर रहे हैं उसके अंदर कैसे आए। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। जी अब्दुर्रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू इरफान साहब। जैसा कि आपने बताया है, बनो मुख्तार एक कंस्ट्रक्शन के कंपनी के तौर पे जो है वो जानी और पहचानी जाती है, और हमारा जो है वो शुरू से ही आप कह रहे कि 1964 से इसी बिज़नेस में है, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट शोबे हैं। उसमें अगर देखें तो प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स यानी कि बनो मुख्तार प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें आपकी तैयार छतें हैं, पेवर्स हैं और डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं प्रीकास्ट के हवाले से। और आप देखें कि अब प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स के अंदर भी हैं बनो मुख्तार स्टील के नाम से। फिर एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हमारे बड़े जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ जो है वो चलते हैं। बिल्कुल सही। तो ये फार्मिंग के आने के अंदर मोटिवेशन क्या थी, कहाँ से आपको आइडिया आया कि फार्मिंग जो है वो भी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं असद मुख्तार साहब, उनकी मेरे से एक दिन डिस्कशन हो रही थी, मैं भी था, उनके बेटे हैं ज़ुबैर असद मुख्तार। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की फार्मिंग को, और जनरली हम मतलब बेसिकली आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कर कर के ना वो एक इतना टाइम गुजर गया था कि उसमें कोई और चीज़ें जो है हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उस पर फार्मिंग पे अक्सर बातचीत होती थी, लेकिन वो उसमें हमने सोचा कि नहीं, इसमें हमें कुछ करना चाहिए। एक तो स्टैट्स वगैरह भी हम देखते रहते थे कि भाई आगे फूड सिक्योरिटी का इशू है, और जो है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल लावारिस है, उसके अंदर जो है वो हम इनोवेशन नहीं लेके आ रहे, और उसके अंदर जो है वो रवायती तरीके जो है वही चले आ रहे हैं। तो एक ये काविश, एक लगन थी कि इसको स्टडी किया जाए और इसमें जो है वो कुछ, और एक ज़मीन से वो एक जो इंसान का एक वो बैक टूवर्ड्स नेचर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो एक था उसमें। मेरा ख्याल है वो टूवर्ड्स ग्रीन या टूवर्ड्स आप कह लें कि टूवर्ड्स नेचर जाने की एक वो जो ख्वाहिश थी ना, वो उसमें शामिल थी। मुझे खुद इसका बड़ा शौक़ था। आप कह लें कि फार्मिंग तो मैंने कभी नहीं की थी, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाय ट्रेनिंग आई एम BS मैकेनिकल इंजीनियर, नस से मैंने ग्रेजुएशन की हुई, और मैं बनो मुख्तार स्टील में एज ऑपरेशंस मैनेजर काम कर रहा था। लेकिन मुझे शौक़ फार्मिंग का या आप कह लें कि गार्डनिंग का और किचन गार्डनिंग का शौक़ था, और नेचर से मेरा काफ़ी ना एक वो मुनासिबत थी, और मुझे एक लगाव था, और दिल ये करता था कि कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर आप बंदा जो है वो नेचर के साथ कनेक्टेड हो, और बिल्कुल जो है वो आउटडोर्स में हो, बजाय इसके कि फैक्ट्री के अंदर जो वो एक आप वो शोर सुन के बंदा जो है ना वो एक उकता सा जाता है। लेकिन नेचर के अंदर जो फीलिंग आती है, वो एक ये ड्रीम था कि भाई यही कोई जॉब हो जिसके अंदर जो है वो आप नेचुरल सराउंडिंग्स में आप सारा दिन जो है वो गुजारें। तो ये कुछ फैक्टर्स, अब इस तरह फिर हम ये एक पॉइंट था कि असद मुख्तार साहब, टर्की का उनका एक टूर था जिसमें वो मियाँ शौकत हमारे जो काफ़ी बड़े एग्रेरियन हैं, one of the Yoxel seed वाले, Yoxel seeds वाले, one of the most well known agrarians of Pakistan, और I think pioneers in tunnel farming and greenhouses। तो उनके साथ ट्रैवल करने का उनको इत्तेफाक हुआ, उनसे acquaintance उनकी बनी, और टर्की का सफ़र उन लोगों ने इकट्ठे किया। तो उधर से उनको जो है वो ग्रीन हाउसेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने उनसे जो है वो देखा, और फिर उसके बाद जब वो हमने इसको दोबारा स्टडी करना शुरू किया तो हम उनके फार्म पे विज़िट करने गए। तो वहाँ पे हम गए योक्सेल सीड्स में, एक तो उनकी मैनेजमेंट और एक तो उनका जो फार्म था,
जिस तरीके से वो वेल मैनेज्ड और आप कहने के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। मतलब अंदर गए मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ ये पाकिस्तान में नहीं है, हम एक बिल्कुल एक आप कहने के नेदरलैंड्स या एक फॉरेन कंट्री में हम आ गए हैं। और जैसे ही वो ग्रीन हाउस में उनके साथ हम एंटर हुए थे ना, एक तो उनका अपना बड़ा पैशन है जिस तरीके से वो चीज़ों को हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन वो फीलिंग मुझे आज तक याद है जब हम ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल हुए हैं और वो जो एक वो जो बाहर से मेरे ख्याल है वो दिन थे, सर्दियों के ही दिन थे, जनवरी या मेरे ख्याल है अर्ली मार्च होगा, तो अंदर जो हमें टेम्परेचर वो डिफरेंस फील हुआ और वो जो प्लांट्स का एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, वो मुझे आज तक याद है कि जिस तरह से वो पहला वो एंट्री थी क्योंकि हम इससे पहले मैं वो नर्सरीज वगैरह में तो हमने देखा हुआ था छोटे मोटे जो आपके टनल्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रीन हाउस का मेरा पहला वो एक्सपीरियंस था। ऑटोमेटेड फॉगर्स हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो रही है, प्लांट्स अंदर इतने वेल मेंटेन्ड और टोमेटोज़ मेरा ख्याल है वो पोर्शन था तो वो लदा हुआ था चेरी टोमेटोज़ के साथ, वो आपकी 10-10 फुट की बेलें जो थी उसमें टोमेटोज़ लगे हुए, उनकी फिर लेबर जो है वो हैंड पॉलिनेशन कर रही थी, बड़ा साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट हो रही थी और उन्होंने हमें सारा टूर कराया। तो उससे फिर हमारे अंदर वो ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी कुछ इस तरफ जो है ग्रीन हाउसेस की तरफ जो है वो आए। तो ग्रेजुअली ये सफ़र चलता रहा। हमने चाइना से जो है वो और ये कब की बात है, कब ये 2018 की बात है, 2018 के शुरू की बात है जी जी। उसमें फिर फर्दर हमने स्टडी किया, उसके बाद फिर जो आपके साथ मीटिंग का है उसमें वो भी 2018 की बात है कि हम लोग फैसलाबाद में हम आए। मैंने बेसिकली वो जब सर्च किया इंटरनेट पे तो मुझे एम ए फार्म्स एक प्रोमिनेंट फार्म मिला फैसलाबाद में। तो मैंने कॉल अप किया, शायद वसीम साहब से बात हुई थी उस टाइम पे, तो वो बड़ा उन्होंने अच्छा तरीके से रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने वेलकम किया कि आप आएँ और विज़िट करें और आपका शायद नंबर दिया। फिर हम पहुंच गए एम ए फार्म पे। वहाँ भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत शुरू में थोड़ा सा था कि आपके गार्ड शार्ड थे वहाँ पे, वो क्लैशनकॉफ लेके बाहर आ गए और हम जो है वो ज़रा था कि भाई ये अब और आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे शायद। फिर आपसे एक दफ़ा कनेक्ट हो गए, हम अंदर आए और आपने बड़े अच्छे तरीके से मतलब आपने एक बड़े साइंटिफिक और एक वो उस वक्त हमें पता चला कि भी एग्रेरियन और वो लोग जो हैं नॉलेज जो है आपके पास जिस तरह आपका देखा हमने, तो हमें फिर और एक मतलब उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट फार्मिंग में पैदा हुआ और आपने बड़ा पेशेंटली, हालांकि हमें पता कुछ नहीं था और हमारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे आप कह लें कि बिल्कुल लेमैन वाले थे, लेकिन आपने इवन देन जो है वो बड़े पेशेंटली और हर चीज़ हमें जब एक्सप्लेन की और हमें ग्रीन हाउसेस के अंदर कुछ आपने फीजिबल जो है वो क्रॉप्स की तरफ गाइड किया, जिससे फर्दर फिर हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि जी हम बेल पेपर्स को देखें, चेरी टोमेटोज़ को देखें। और ग्रेजुअली फिर हमने जो है वो चाइना से ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स इंपोर्ट किए और शरकपुर में जो हमारी लैंड थी तकरीबन 12 एकर्स के ऊपर, उसमें हमने फिर 2 हेक्टर्स यानी कि 5 एकर्स के ऊपर जो है हमने ग्रीन हाउसेस 2 इंस्टॉल किए और उसके अंदर फिर हमने काम स्टार्ट किया। तो अब्दुर्रहमान साहब, फार्मिंग में आने का आपका शौक था या जस्ट एज ए बिजनेस जिसके अंदर आप इंटर हुए, तो आने का मोटिवेशन क्या था? जी असल में आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं, इसमें एक शौक भी था, नेचर का भी शौक था और कंस्ट्रक्शन के अलावा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना भी एक हमारे उसमें था, तो दोनों फैक्टर्स थे। नहीं, शौक तो बंदे के बहुत सारे हो सकते हैं। जी। तो फार्मिंग के अलावा कौन कौन से शौक है वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। जी मेरे ख्याल है मेरे जो शौक है ज़्यादा वो नेचर और उससे ही रिलेटेड ज़्यादा है। मुझे जिस तरह आप कह लें कि हॉर्स राइडिंग का शौक है काफ़ी, फिर डिफरेंट आप कह लें कि आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह का, ये चीज़ें हैं मुझे नेचर से ज़्यादा, और इवन वो हाइकिंग का, ये चीज़ों का नॉर्दर्न एरियाज़ में एक्सप्लोर करने का, ये इस तरह के जो हैं वो शौक हैं मुझे। तो सिर्फ शौक है या शौक पूरे भी करते हैं आप? जी बिल्कुल पूरे करते हैं, लेकिन जितना टाइम मिले उसमें जो है वो कोशिश करते हैं कि नेचर को एक्सप्लोर किया जाए और जो है वो इस्लामाबाद में मरगला हिल्स में हाइकिंग वगैरह ये हम करते रहते हैं। फिर उसके बाद भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जब मौका मिले तो ये डिफरेंट जो है आउटडोर से रिलेटेड शौक थे। अब ये एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट था कि जो आपके शौक हैं और वो आपकी जो बिज़नेस है या जो आपका वर्क है वो कंबाइन हो जाए। उससे फिर ये होता है कि जी आपके अंदर एक पैशन होता है, आपको जो वर्क है वो आपको वर्क नहीं लगता फिर, मतलब वो पैशन और वर्क आपका जब कंबाइन हो जाए ना तो फिर इंसान सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो आपने जो ग्रीन हाउसेस थे वो आपने जब स्टार्ट किए तो जो एक्सपीरियंस था आपका, जो फर्स्ट ईयर था वो कैसा गुजरा? मैं तो जानता हूँ, हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल, फर्स्ट ईयर मैं समझता हूँ कि मतलब उसमें जब आप एक बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और आप देखते हैं तो तब आपको आइडिया होता है कि उसके अंदर जो, क्योंकि मुझे याद है जब आप मेरे पास एमए फार्म के ऊपर आए तो मैंने आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए थे और नेगेटिव भी बताए थे कि आपको
ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और ये आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। असल में इंसान जब शुरू कर रहा होता है कोई चीज़, उसमें इंथुजियाज्म इतना होता है कि वो फिर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही जो है ना वो लेके ना आगे बढ़ना चाहता है, और फिर जब वो एक्चुअली उस चीज़ में आता है, ये नेचुरली हर चीज़ में ऐसे है, तो फिर उसके एक्चुअल चैलेंजेस और उसके अंदर जो आप कह लें कि उसके जो चैलेंजेस हैं वो भी उसको फेस जब उसको करने पड़ते हैं। मतलब मैं बुक्स में जितना मर्जी पढ़ लेता था कि जी सकिंग पेस्ट्स आते हैं इसमें, और फंगल डिजीजेस भी आती हैं, और जी थ्रिप्स का अटैक भी होता है, और माइट्स भी आते हैं। लेकिन जब एक्चुअली फार्मिंग की और हमारा मिसाल के तौर पे जो क्रॉप थी अपनी क्यूकम्बर की, उसके ऊपर जब माइट्स का अटैक आया, उसको जब फेस किया, जब हमने उसका तदारुक के लिए हमने जो डिफरेंट उसमें स्प्रेज, और फिर उसके बाद हमने जो जितने भी आपके साथ वो हम राब्ते में रहते थे, बल्कि हर रोज़ ही हमारी डिस्कशन उस पर होती थी, तो फिर पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम, इसका एक्सटेंड क्या है, ये कितनी सवियर होती है, कैसे ये फैलती है, कब इसको, यानी कि आप अगर शुरू में इसको नहीं कैप्चर करते तो फिर आप इसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो आपने जो जैसे हमारी डिस्कशन भी हुई कि इसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है और कुछ क्रॉप्स हैं जिनके अंदर इश्यूज हैं। तो आपने स्टार्ट भी कलर कैप्सिकम से लिया और उसमें चेरी टोमेटोज थे, कुकम्बर था, टोमेटो हमारा जो आम है, फिर आपने बीफ टोमेटो किया। तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, फिर उसके बाद अगले साल आपने जो उसके अंदर चेंजेस की वो भी थोड़ी सी डिटेल बताएं। देखिए फर्स्ट ईयर का सबसे जो है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप कह लें कि हमारा लर्निंग ईयर था, आप कह लें उसको, और मिस्टेक्स से हमने काफ़ी लर्न किया। और ये हम बात कर रहे हैं 2018 के एंड की और 2019 की बात कर रहे हैं बेसिकली, जब हमने ग्रीन हाउसेज इंस्टॉल कर लिए थे। तो फर्स्ट हमने यानी कि अपनी क्रॉप लगा ली थी सितंबर से, हम थोड़ा लेट थे, नवंबर के अंदर जाके हमने टोमेटोज़ लगाए थे, और उसके साथ साथ हमने क्यूकम्बर और बेल पेपर्स भी हमने यानी कि कलर्ड कैप्सिकम्स भी कुछ लगाए थे। तो इन क्रॉप से हमने शुरू किया, और मतलब हम चाह रहे थे कि हर क्रॉप का हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो उसमें फिर हमने डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया। उसके अंदर इरिगेशन प्लान एक बड़ा चैलेंज था, उसकी नर्सरी की मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज था हमें शुरू में, वो हमें समझने में, और उसको जो है वो पौधों को नर्सरी प्रॉपर ग्रो करने में। तो उन चीज़ों के चैलेंजेस को हमने फेस किया। और उसके बाद फिर ये है कि जो कोल्ड थी उसके अंदर किस तरीके से पौधों को हमने बचाना है, उनकी ग्रोथ को कैसे हमने जो है वो जारी रखना है, और सर्दियों में उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है। फिर प्रोडक्शन, और फिर जो पेस्ट अटैक्स थे फर्स्ट ईयर में, मैं समझता हूँ उससे हमने काफ़ी जो है वो लर्न किया कि पेस्ट कंट्रोल किस तरह किया जाता है क्यूकम्बर्स की। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन के बाद के जो चैलेंजेस थे आपके पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि बेसिकली आपकी जो मार्केटिंग सेल्स थी, क्योंकि निश मार्केट थी आपका चेरी टोमेटो, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो लगाएंगे तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो फर्स्ट ईयर हमने चेरी टोमेटोज इतने मेरे ख्याल है लगा लिए कि शायद वो लाहौर की जो है वो 10 दफ़ा डिमांड भी पूरी हो सकती थी जितने हमने चेरी टोमेटोज लगाए हुए थे उस साल। फिर हमारे सारे रिश्तेदार जो थे उनको और दोस्तों को जो है वो चेरी टोमेटोज हम गिफ्ट करते रहे। शुरू में तो वो काफ़ी खुश हुए, लेकिन एक टाइम था कि वो भी जो है वो चेरी टोमेटोज जो है उससे तंग आ चुके थे कि भाई इतने चेरी टोमेटोज जो है ये कब सिलसिला ख़त्म होगा। मतलब वो प्रोडक्शन हमने बड़ी मुश्किल से कुछ फ्रीज़ किया। वो कई साल जो है ना चेरी टोमेटो हमारे चलते रहे। मेरे ख्याल है लास्ट बैच अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है जो हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो वो हमने बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस कर ली। एक तो आइडिया नहीं था कि इसकी प्रोडक्शन होती बहुत ज़्यादा है, दूसरा मार्केट का आइडिया नहीं था कि ये आइटम जो है बिल्कुल नीश आइटम है, इसका रेट तो अच्छा है लेकिन ये कम इस्तेमाल होता है, कंजम्पशन कम है। फिर अगले साल जाहिर है कि हमने उसको बिल्कुल ही कम पैमाने पे लगाया और बेल पेपर्स को हमने जो है वो ज़्यादा लगाया। वो उसमें एक पोटेंशियल था। और मुझे याद है जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2018 के अंदर, जब आप वहाँ पे फैसलाबाद मेरे पास है फार्म के ऊपर, तो उसके अंदर भी मैंने आपको यही कहा था कि जो सबसे मोस्ट सूटेड क्रॉप है इसके अंदर वो कलर्ड कैप्सिकम बेल पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी चीज़ें जो आप लगाएं लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर जी। और उसमें भी डायरेक्ट मार्केटिंग आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, वो वाली चेन है। एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम जब हमने लगाया बेल पेपर कम लगाया था, और उसमें मैं समझता हूँ कि एक जो कोविड वाला ईयर आया ना वो उसके साथ फिर कोरिलेट हो गया। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि चैलेंजेस जो थे कोविड के अंदर आपको सेल्स के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, तो वो आपने कैसे ओवरकम किए, वो डिटेल थोड़ी सी बताएं। जी बिल्कुल। वो पहला ईयर डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हमने फिर एक डीलर से दूसरे डीलर तक हम पहुंचते गए। आपने कुछ लीड्स प्रोवाइड कर दी, फिर रेस्टोरेंट मार्केट जो थी उसके अंदर जो लोग सप्लायर्स थे उन तक हमारा हो गया। कुछ रेस्टोरेंट्स फिर ग्रेजुअली जब कोविड का जो है वो जोर टूटा
रेस्टोरेंट्स ओपन हुए, हमने अपनी कुछ प्रोड्यूस जो थी उसको हमने उसमें कोल्ड स्टोर्स में भी रखवाया हुआ था, उसको हमने रिलीज़ किया। फिर हमने बेल पेपर्स की मार्केट थोड़ी ओपन हो गई, आउटसाइड डाइनिंग शुरू हो गई, कुछ ना कुछ काम चलना शुरू हो गया। और ये बात है तो 2020 की। ये जी आप 2020 कह सकते हैं, वो जो ईयर था उसमें, बल्कि 2 साल ही आप समझ लें कि 20 और 21 ये दोनों साल कोविड में काफ़ी इसमें जो है ना वो डिस्ट्रप्शन रही मार्केट्स में, लेकिन ग्रेजुअली हम लर्न करते रहे। और कलर कैप्सिकम के ऊपर और इसमें जी और इसमें हम इनिशियली, क्योंकि मुझे याद है कि 4 कैनाल के ऊपर जो आपका कलर कैप्सिकम का रेवेन्यू था, जो इनकम थी, उतनी ही आपकी सारी चीज़ों की थी पूरे दोनों ऐसे ही है। दोनों ग्रीन हाउसेज में हमने, और क्यूकम्बर और टोमेटोज हमने वो लास्ट ईयर क्योंकि वो 300 को रेट टच किया था, तो हमने एक शेड में पूरे टोमेटोज लगा दिए। तो वो क्रॉप तो बहुत ज़बरदस्त हो गई और दिल खुश होता था देख के, जितने टोमेटोज लग गए उसके अंदर। अप टू मेरा ख्याल है वो 12 फुट हमारे फसल गई, लेकिन जितनी खुशी वो क्रॉप को देख के होती थी, वो रेट सुन के सारी खुशी जो है वो 30 रुपए किलो पे आ गया, फिर 20 रुपए पे आ गया उस साल। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि भाई इसमें रेट हम नहीं हासिल कर सके और वो उसमें हमें इतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बेल पेपर्स में एक हमें पॉजिटिव साइड नज़र आ गई, यानी कि कलर कैप्सिकम के अंदर, कि उसका रेट भी जो है वो 400-500 से कम नहीं होता था मार्केट में। उसकी डिमांड भी काफ़ी हमें फील हुआ कि भाई जितनी डिमांड थी उससे हमने तो 1/4 भी नहीं लगाया हुआ जितना हम सेल कर सकते थे। और एक जो इसके अंदर टेक्निकल चीज़ थी, जो पहले डिस्कशन भी हुई लेकिन आपको फिर और फेस करनी पड़ी, रेड और येलो दोनों की इक्वल क्वांटिटी होगी तब आप जो है वो सेल कर पाएंगे। थोड़ा सा रेड मेरा ख्याल है कि 60-70% हो, और येलो असल में शुरू में ये हुआ कि मैंने तकरीबन इक्वल लगा लिए, तो उसमें फिर ये था कि वो रेड की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी, येलो कम था, तो येलो हमारा जो है बढ़ता जा रहा था। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो कहीं और कुछ फार्म से हमने रब्ता करके रेड और येलो मिक्स करके तो फिर वो हमने सेल किया। लेकिन रेड जनरली जो है वो कोई 60% और येलो ऑलमोस्ट कोई 35-40% जो है चलता है। इसकी टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी येलो बेल पेपर है, इसकी जेनेटिकली ये थोड़ी स्ट्रांग है, इसकी पैदावार भी ज़्यादा आती है और इसके फ्रूट का साइज़ भी थोड़ा अच्छा डेवलप होता है। रेड बेसिकली उसकी पैदावार कम आती है और फ्रूट का साइज भी थोड़ा सा कम रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ी क्वांटिटी जो है वो येलो की कम लगानी पड़ती है, यानी कि हमें 50-50 अगर चाहिए तो यानी कि अगर हमने 100 प्लांट लगाने हैं तो हम 40 लगाएंगे येलो के और 60 लगाएंगे रेड के, फिर दोनों की 50-50 आएगी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये भी एक चैलेंज था। ये चैलेंज था, वो हमने उसको फर्स्ट ईयर में हमें पता चला, जैसे आप बता रहे हैं कि येलो की प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी, उसकी प्रोडक्शन अर्ली भी आ रही थी, और रेड जो है उसमें रिलेटिवली उससे कम था, और बाकी कलर्स की कोई इतनी मार्केट नहीं थी। ऑरेंज हमने थोड़ा सा फिर बाद में लगाया था। और थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर में मैं समझता हूँ कि कुछ हमें रिटर्न्स आना शुरू हुई। फर्स्ट टाइम हमें चीज़ों की कुछ ग्रास्प हुई, हमें जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान्स फॉलो करके फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई किस तरीके से फर्टिलाइज़र्स को ड्रिप के थ्रू हमने प्रॉपर देना है। हमारी टीम भी ट्रेंड होती जा रही थी, जो फीमेल लेबर जो हमारी डेली वेजर्स थे उनको समझ आना शुरू हो गई। 1-2 हमने सुपरवाइज़र अच्छे हमें मिल गए, उन्होंने उनको ट्रेन किया अपना सारा प्रूनिंग के अंदर और किस तरीके से क्रॉप को ट्रेन करना है, 2 शाखें चलानी है कलर कैप्सिकम्स की, और वो ग्रेजुअली जो है उससे फिर हमें आउटपुट आना शुरू हो गई। और मेरा ख्याल है कि फिर हम पर एकड़ हमने अच्छा उसके अंदर हमारा जो है वो आउटलुक था कलर कैप्सिकम्स के हवाले से। तो ग्रीन हाउस में हमने फिर यही लर्न किया कि हम कलर कैप्सिकम्स वहीं पंजाब के अंदर लाहौर में जहाँ पे हमारा फार्म था, तो उस पर हमारा मेन फोकस रहा। और इसमें भी क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची ये 3 आपकी मार्केट हैं, बिल्कुल, तो इसी में ही आपकी कलर कैप्सिकम और उसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी चेरी टोमेटो और थोड़े से सैलेड्स और बीफ टोमेटो और इन चीज़ों की जो है वो कपती। तो इसके साथ जब हम, आपको याद होगा, डिस्कस कर रहे थे कि इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आपके जो कुछ फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने कहा कि हम मिलके कुछ फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं। कुछ फैमिली के थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ लोग, यानी कि हम नेचुरली कुछ हम लोग सोच रहे थे कि भाई बिजनेस मॉडल हो फार्मिंग के अंदर, कोऑपरेटिव फार्मिंग मिलजुल के हम चाह रहे थे कि इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कुछ पूल की जाए और कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस किया जाए, ग्रेजुअली स्टार्ट किया जाए और उसको फिर बढ़ाया जाए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके दोस्तों ने और आपके फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में सोचा, तो उस वक्त जो आइडियाज़ थे कि
किस क्रॉप को जो है वो स्टार्ट किया जाए, आपकी मेरे साथ डिस्कशन भी हुई, तो वो थोड़ी सी डिटेल बताएं। बस जैसे मैं फार्मिंग में आया, मेरा इंथुजियाज़म को लोगों ने देखा, ज़रा फेसबुक पे भी हम आना शुरू हो गए, और थोड़ा सा यानी कि वो जब बात आगे इस तरह से लोगों में पहली तो लोगों का भी ये था कि अब कोई कोऑपरेटिव मॉडल या कोई जो है ना वो एक कंबाइंड फार्मिंग का बिज़नेस का मॉडल एक देखा जाए, कोई ऐसी क्रॉप हो जिसके अंदर सारे मिल के इन्वेस्ट कर सकें डिफरेंट लोग, और उसको जो है वो हम एज अ कोऑपरेटिव फार्मिंग के मॉडल के ऊपर हम लेके जाएं। तो उसमें फिर काफ़ी आइडियाज़ हम अंडर डिस्कशन लेके आए। हमें ओपन क्रॉप्स में हम चाह रहे थे कि कोई लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इतना स्ट्रक्चर इसके लिए ना चाहिए हो। ग्रीन हाउसेस ऑलरेडी हम कर रहे थे, टनल फार्मिंग के अंदर भी क्यूकम्बर्स हम कर रहे थे, लेकिन अब इसके लिए हमें एक क्रॉप चाहिए थी जो कि ओपन में हो और प्रॉफिटेबल भी हो, एक अच्छी क्रॉप हो और उसके अंदर रिस्क भी मिनिमल हो। तो डिफरेंट क्रॉप्स देखी। पपाया को हमने स्टडी किया, काफ़ी सीरियस भी था मैं उस हवाले से, बल्कि पहला जो हमारा वो पपाया के ऊपर ट्रेनिंग भी अटेंड की थी, मैंने आपकी वो ट्रेनिंग अटेंड की, बड़ा ज़बरदस्त उसमें भी इंफॉर्मेशन मिली पपाया के हवाले से, और ऑलमोस्ट हम पपाया के ऊपर कई हम फिजिबिलिटीज़ भी और सारा कुछ बना चुके हुए थे। लेकिन फिर थोड़ा सा आपने जब गाइड किया तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी, और वो तो एक वेजिटेबल क्रॉप की तरह ही उसकी सेंसिटिविटी थी, यानी कि सेम लाइक कुकम्बर, खीरे की तरह, क्योंकि उसको हम कंसीडर करते हैं कि एज ए वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों की तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन है बाग। जी जी बिल्कुल। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो नज़र आ रही थी, लेकिन रिस्क भी उसमें बहुत सारे नज़र आ रहे थे। कोरे का रिस्क था, इंसेक्ट्स का, सकिंग पेस्ट का, उसके ऊपर बड़ा अटैक आता है, वायरस का इशूज़ है उसमें। तो वो चीज़ें फिर जब हमने देखी तो उसी असना में जो है वो जीवन का टाइम भी स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे याद है शुरू में मेरे ब्रदर ने और मैंने जो फिजिबिलिटीज़ कुछ बनाई, अपने फादर से भी शेयर की, तो उन्होंने फिर हमारा नाम जो है वो शेख चिली गार्लिक फार्म जो है वो रख दिया था फर्स्ट उसके लिए। तो लेकिन जब उसके रिजल्ट आए तो फिर वो कहते हैं ये तो कोई अरबी शेख चिली निकला है, क्योंकि वो उसकी जो फिजिबिलिटी हमने बनाई थी कि भाई इसमें से 40 लाख जो है वो प्रॉफिट होगा, वो उससे 3 गुना ज़्यादा था। 1 करोड़ से भी ऊपर था जो इनिशियल हमारी सेल स्टार्ट हुई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ कि हमने वो NARC जीवन गार्लिक में हम चले गए इंस्टेड ऑफ पपाया या कोई और क्रॉप।